अस्सलाम वालेकुम जी। आज डॉक्टर अलीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह 35 साल से डेयरी और लाइफ स्टॉक के साथ मुंसलिक हैं और अपना भी एक इनका डेयरी फार्म भी है और उसके अलावा एक फीड मिल के भी मालिक हैं जहाँ पे एनिमल्स के लिए फीड भी बनाते हैं और आजकल रिफार्ड यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब, आज आपके यहाँ पे आने का जो मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो एक स्मॉल और मीडियम फार्मर है, डेयरी फार्मर है, वो कैसे अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है। उसको किन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए कि जिससे वो प्रॉफिटेबल हो और उसका फार्म भले फूले। हाँ जी, शुक्रिया हसन साहब, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बड़ा हर फार्मर के ज़हन में है। इसमें दो तीन एक तो इशू है कि आजकल कॉस्ट बहुत आ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ अब भी फार्मर्स की ज़रूरत है कि वो टोटल मिल्क प्रोडक्शन के बजाय कॉस्ट पर लीटर पे काम करना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी कॉस्ट उसकी फीडिंग की कॉस्ट है। और फीडिंग कॉस्ट में क्योंकि इंग्रेडिएंट पाकिस्तानी मार्केट में नीचे जा रहे हैं, आपको पता है मकई का रेट कहाँ चला गया, इंक्लूजन लेवल जो वायबल कॉस्ट वाले इंग्रेडिएंट है उसकी फॉर्मुलेशन में बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू आता है कि लोग ये कहते हैं क्योंकि इसमें हम सोयाबीन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सोयाबीन अगर आप एनिमल्स को दे रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट है और बहुत बेहतर है कि उसकी रिप्लेसमेंट में दूसरे इंग्रेडिएंट कनोला को ट्राई किया जाए, लेकिन कनोला आप उस एनिमल में ट्राई नहीं कर सकते जो मिड ऑफ लैक्टेशन में है। तो ये एनिमल जब लैक्टेशन से पहले उसकी फॉर्मुलेशन ऐसी की जाए जो इंग्रेडिएंट नेक्स्ट 8-9 मंथ्स में अवेलेबल होंगे, उसके ऊपर बेस की जाए इसकी फीडिंग के न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा एरिया ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ना कलिंग रेट को ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है। हमारे जनरली फार्मों पे कलिंग नहीं जाती, वो उसे क्योंकि बुक वैल्यू में ले जाते हैं, एनिमल नॉन प्रेग्नेंट रहता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा अक्कर हो जाती है। तीसरा एक और ऑप्शन भी ट्राई करनी चाहिए, एटलीस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए। हमारे मुल्क में इस वक्त जो प्रॉब्लम है, यूरोप में भी ये प्रॉब्लम, यूरोप भी इसमें से गुजरा, ऑस्ट्रेलिया में होता रहा है। उन्होंने ये देखा है कि जब दूध की मार्केट चैलेंजिंग हो, प्राइस कम हो, तो वो इन्हीं काउस में ब्राह्मण या बीफ का सीमन रख के उसके काव्स को एज ए बीफ एनिमल मार्केट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ एक ऑप्शन भी है, ईद के वजह से आपको पता है ब्राह्मण की वैसे बहुत अच्छी मार्केट है और हमने ये भी देखा ब्राह्मण और फ्रीजर का क्रॉस बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है, क्योंकि ईद में उसका एक स्पेशल लोग हैं जो ख़रीदना चाहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एवेन्यू देखना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट मेरे ज़हन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फार्म शहरों के करीब हैं उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो अपनी मार्केटिंग पे भी काम कर सकते हैं। आजकल 2-3 मिलियन में एक छोटा प्रोसेसिंग प्लांट, तो मैं नहीं कहूँगा, सेटअप लग जाता है जिसमें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइक गुलाब जामुन, देसी घी, मक्खन और पाश्चराइज दूध और योगर्ट वगैरह वो अपनी पैकिंग के साथ मार्केट में दे सकते हैं। और आपने उसके लिए कुछ लोग तो शॉप में जाते हैं, कुछ लोग काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं शॉप का, क्योंकि फ्यूचर में सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। आप जब तक उसकी दूध की वैल्यू ज़्यादा ना हो तो वो उस वक्त तक वाइबिलिटी नहीं आती। तो हमें इसमें हर पॉसिबल चीज़ पर काम, बड़े इंटरेस्टिंग, हमारा भी छोटा सा हमने फैमिली के लिए बफलोज रखी थी, हमें देखा कॉस्ट बहुत पड़ रही है, वो हमें कॉस्ट ही तकरीबन 300 रुपये किलो कॉस्ट कर रहा था। सो हमने उनमें कलिंग की और एक और काम किया, हमने देखा बफलो आपको पता है बहुत प्रोडक्टिव एनिमल नहीं है, तो हमने भी फाउंड आउट कि उस एनिमल को पहले 6 महीने में वो 75% दूध दे देता है एनिमल, तो 6 महीने में मैक्सिमम दूध हार्वेस्ट करके हम नेक्स्ट आफ्टर 6 मंथ वी आर सेलिंग द बफलो इन द मार्केट। खैर काउस वाले ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें फीडिंग इस तरह करनी चाहिए, पहले 6 महीने 5 महीने में फीडिंग कॉस्ट इतनी हो कि मैक्सिमम दूध ले लें, और उसके बाद जब उसकी लैक्टेशन कर्व ड्रॉप होती है फीडिंग भी वहाँ से विड्रॉ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। और एनिमल की प्रेगनेंसी को सीजन के सामने रखते हुए मिनिमम डोजेस के साथ उसकी प्रेगनेंसी हो, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डाटा आपको हेल्प कर सकता है, डाटा प्रूविंग की ज़रूरत है कि किस स्टेज पर एनिमल को कितना एक्सपेंसिव या वैल्यूबल सीमन लगाएं जिसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा हो। हाँ, अगर आपको पता है कि चांसेस प्रेगनेंसी कम है, जैसे गर्मियाँ आएंगी
तो उस हिसाब से वी नीड टू सेव मनी ऑन द सीमन एंड प्रेगनेंसी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमें सारे एवेन्यूज़ देखने पड़ेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। इस तरह ईस्टर्न डिटेक्शन में हमें कैमरे का यूज़ मैक्सिमम करने की ज़रूरत है, हमें इस तरह एफिशिएंट करने की ज़रूरत है अपनी लेबर को। तो यहाँ मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा, और ये होगा, ये जैसे इकोनॉमी और पब्लिक को प्रॉब्लम है, उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो कंपटीशन है, तो हमें हर एस्पेक्ट डेयरी को वी नीड टू रिव्यू इट, और ये कंटिन्यूस काम होगा। एवरी 3 months 6 months नीड टू रिव्यू आवर एक्सपेंडिचर कि उसको एफिशिएंट कैसे किया जाए। और उसके बाद डेफिनेटली एक दूसरी चीज़, जैसे आपको पता है मार्केटिंग में हमारे दूध पीने का रुझान कम हो रहा है, उसकी मेन वजह तो यही है, रुझान कम होने के दूध की प्राइस ज़्यादा है। दूसरा मसला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मार्केट वो लिमिटेड है। लेकिन आप लाहौर में तो हमने देखा काफ़ी शॉप्स ने डेयरी का दूध रखना शुरू किया है, उनकी पाउचिंग हो जाती है, अगर आपको पास्चराइज कर लेते हैं, होमोजेनाइज कर लेते हैं, तो 5 to 6 days उसकी लाइफ है। तो पैरेलल मार्केट ये भी डेवलप करनी चाहिए जो फ्यूचर में इसमें काफ़ी सपोर्टिव होगी प्राइस वाइज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। जो डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट उठाया, इसको मैं थोड़ा सा वैलिडेट करने के लिए, इस वक्त आप ये देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया में उनने अपना एक नया इंडेक्स, नया नहीं, उनका जो इंडेक्स है उसको BPI इंडेक्स कहते हैं, और BPI इंडेक्स बेस्ड ही इसके ऊपर है कि जितना लेट्स से अगर कोई BPI 100 वाला एनिमल है, तो इसका मतलब है कि वो $100 मोर प्रॉफिटेबल एनिमल है एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल। इसी तरह जो BPI 200 है, तो अब इसमें जो एक मेरा ख्याल है जो बात जो हमारे फार्मर्स को जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमेशा ये ज़हन में रखिए कि ज़्यादा दूध देने वाला जानवर ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिटेबल हो। हमेशा आपको एक ऐसा जानवर चाहिए जो दूध भी आपको मुनासिब दे, बीमार कम हो, मेस्टाइटिस कम हो, बच्चा आपको टाइम के ऊपर दे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें मिलके एक जानवर को प्रॉफिटेबल बनाती हैं। तो डॉक्टर साहब का कहने का मकसद यही है कि आप एक तो पहली बात ये कि जानवर की सिलेक्शन करते वक्त ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जानवर लेके आएँ, और उसके बाद फिर आपने जिस तरह हमने मार्केटिंग के बारे में जिक्र किया, बाकी चीज़ों के बारे में जिक्र किया, इन चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे। लेकिन अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कलिंग की बात की, कलिंग बिल्कुल ठीक है कि आपको ऐसे जानवर जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आपको उसमें से निकालना चाहिए, लेकिन ये आप तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास डेटा मौजूद नहीं है। आम तौर पे हमारा जो छोटा फार्मर है उसके पास चूंकि डेटा नहीं होता, इस वजह से वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरा कौन सा जानवर ज्यादा खा रहा है और कम दे रहा है और कौन सा जानवर कम खा के ज्यादा दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी अपने फार्मर को एक डेटा मेंटेनेंस के ऊपर भी काम करके वो इस कलिंग को भी मैक्सिमम अप्रोच कर सकता है। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा। सवाल तो हम डॉक्टर साहब से जितने भी करना चाहें वो उसके जवाब उनके पास होंगे, लेकिन इनसे मुख्तलिफ नशिस्तों में हम मुख्तलिफ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और मुझे और डॉक्टर अलीम भट्टी साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।